राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ जाने माने गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य। अमिताभ भट्टाचार्य के साथ बातों का ये सिलसिला शुरू करें उससे पहले नज़र डालेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनके लिखे कुछ गानों के बारे में। में पुदीना देगा नाक का नागिना देगा चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देगा चांदनी चिडर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। अमिताभ भट्टाचार्य हिंदी फिल्मों में अपने लिखे गीतों से धूम मचा देने वाले एक युवा गीतकार। अमिताभ भट्टाचार्य एक प्लेबैक सिंगर बनने का ख्वाब लेकर मुंबई आए थे, लेकिन ये उनकी कलम का करिश्मा और धुनों की सही समझ ही थी कि आज वो हिंदी फिल्मी गीतों का एक बेहद जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। शब गुजरी जग सोया नी मैं जगे आना मीदानम मेरे माहिया सनम जानम कि वे करे आना मीदानम शब गुजरी जग सोया नी मैं जगे आना मीदानम नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली मेरे यार दी नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली मेरे यार दी। कुड़ियों का नशा प्यारे नशा सबसे नशीला है जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। बंगले के पीछे है ताला घुसू कहाँ से मैं साला लैला की खिड़की खुली है खिड़की के नीचे है नाला खिड़की पे कोई खड़ा है लैला का टाका भिड़ा है मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की पूंछ मार के ओ मेरी जान मेरे को मजनू बनाकर कहाँ चल दी प्यार की पूंछ बजा कर लगे कभी भाई लगे लल्लू की बुलेट दिल पे भाई लगे राजा आई हेलीकॉप्टर पे चढ़ के जवानी कूदी पैराशूट पे ना करेंगे माने तेरी बैंड जवानी यही चाहिए मुझको तेरी सेकंड हैंड जवानी। गर्दिशों में रहती बहती गुजरती जिंदगियां है कितनी। लखनऊ में पले बढ़े अमिताभ भट्टाचार्य को पहली बार लिखने का मौका संगीतकार अमित त्रिवेदी ने 2008 में आई फिल्म आमिर में दिया। एक साल बाद फिर ये जोड़ी एक साथ आई और 2009 में आई फिल्म देवडी के कुछ गाने अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे। देवडी के गानों का जादू सर चढ़कर बोला और अमिताभ भट्टाचार्य का नाम पुकारा जाने लगा। 1 2 3 4 6 ये दिल पिघला के सांस बना लूं धड़कन को आवाज बना लूं स्मोकिंग निकले रे धुआं सीने में जलती है अरमानों की अर्थी अरे व्हाट टू टेल यू डार्लिंग क्या हुआ। अगर जिंदगी हो खुद में कहीं फिर क्यों रहे। 2012 में आई मल्टी स्टारर फिल्म आई एम के गानों के लिए अमिताभ भट्टाचार्य को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से चंडीगढ़ से या दिल्ली से तने चारों खाने चित कर देगी तेरे पुर्जे फिट कर देगी डट कर देगी तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी चित कर देगी चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है धाकड़ है ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है धाकड़ है ऐसी धाकड़ है। तू सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल तू मेरा खुदा तू ही दुआ में शामिल
छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया। आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम मोहे गेरुआ, राधे की दिल से है दुआ। रंग दे तुम मोहे गेरुआ। एक के बाद एक जबरदस्त हिट गाने आज अमिताभ भट्टाचार्य की पहचान बन गए हैं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए, बदल रही है आज। अमिताभ भट्टाचार्य तकरीबन हर तरह के गाने लिखते हैं। उनके गानों की ये खूबी ये भी है कि वो आमतौर पर बोले जाने वाले शब्दों का अपने गीतों में भरपूर इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ये गाने सुनने वालों की ज़बान पर आसानी से चढ़ जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी। शुक्रिया इरफान साहब, माय प्लेजर। ये जो आप गाने लिखते हैं, फिल्मों के गाने जी, इसके अलावा क्या लिखते हैं? केवल फिल्मों के गाने लिखता हूँ। इसके अलावा मैंने अपने लिए आज तक डायरी तक नहीं लिखी। So, केवल फिल्मी गीत, दैट्स ऑल आई डू। फिर आप देखेंगे कि फिल्मी गाना जब आप लिखते हैं और वो बनकर श्रोता तक पहुंचता जी, है, तो अपने आप में वो एक गाना होता है और उसको एक गीतकार के साथ पहचान जुड़ी होती है। और गीत को सुनते हुए वो गीतकार की तारीफ़ या बुराई जो भी है वो उसके साथ जुड़ जाती है। जबकि सच्चाई ये है कि उसका जो जन्म होता है उसके साथ और बहुत तरह के कई फैक्टर्स जुड़े हुए होते हैं। मसलन फिल्म के प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की या म्यूज़िक डायरेक्टर की, स्टोरी की, नैरेटिव की, सिचुएशन की, इतने सारे कोऑर्डिनेट्स के बीच से वो गाना निकल कर आता है। जी। तो एक क्रिएटिव कंट्रीब्यूटर के तौर पर आप उसे कितना आर्टिस्टिक, इंडिपेंडेंट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की तरह देखते होंगे? जाहिर है बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट तो नहीं होता। जैसे कि अभी आपका सवाल था कि मैं समझ लीजिए फिल्मी गीतों के अलावा और क्या लिखता हूँ, तो जो चीज़ें कोई इंसान अपने लिखता हो, चाहे कविता लिखता हो, शायरी लिखता हो, आर्टिकल लिखता हो, ब्लॉग लिखता हो आज के ज़माने में, तो उसमें आपके और आपके एक्सप्रेशन के बीच में और कोई नहीं है, आप है। मैं जो लिखता हूँ, जो लिखना चाह रहा हूँ, जो मेरा इंटेंशन है, जो मेरी नीयत है लिखने की, और जो फाइनल प्रोडक्ट जो आपने कहा जो मार्केट में आ रहा है या श्रोताओं तक पहुँच रहा है, उसके बीच में बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है एंड वो बहुत लोगों के माइक्रोस्कोप के नीचे से गुजर के जाता है। तो पूरी तरह इंडिपेंडेंस तो मेरे हाथ में नहीं रहता। कई बार ऐसा होता है कि शायद किसी गीत का कोई ड्राफ्ट जो मैंने इनिशियली लिखा हो वो फाइनली थोड़ी फेरबदल होते होते, मॉडिफाई होते होते जो फाइनल रिलीज़ होता है वो जो इनिशियल लिखा है उससे काफ़ी अलग होता है। सो हाँ, वो उसमें काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी इज़ वन वर्ड फॉर इट, उसमें दखल अंदाजी भी रहती है, आप ये भी कह सकते हैं। सो नहीं, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस नहीं है, लेकिन जो आप लिख रहे हैं बाकी लोगों की पसंद और अप्रूवल या उनको सहमत रखते हुए जो लिख रहे हैं, उसमें किस हद तक आप उसको चेंज करेंगे, किस हद तक अपने ओरिजिनल थॉट से आप का बलिदान देंगे, वो जाहिर है आपका चॉइस है, वो आपके हाथ में है। तो वो जहाँ तक हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं, इस तरीके का गीत मैं इस तरीके से नहीं लिखना चाहता, वो जहाँ पे हो सके मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि भाई ये मुझे लिखने में दिक्कत होगी। बाकी वो एक सबको साथ में लेके चलते हुए, मतलब वही दैट हैज़ बीन माई प्रोसेस, बिकॉज दिस इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ राइटिंग आई डू, आई गेस। करीब 8-9 साल पहले जो ये सफ़र शुरू हुआ, उसमें बेसिकली तो शायद आप, जैसा कि आप ख़ुद भी बताते रहे हैं और सब लोग जानते हैं कि आप गायक बनने के एस्पिरेशन के साथ आए, लेकिन आखिरकार आप गीतकार बन गए और अब आप शायद गायक बनने की तरफ मुड़कर देखना भी शायद नहीं चाहते हों, क्योंकि अब इसमें एक रास्ता ऐसा बन गया है जो जिसमें आपको मज़ा भी आता है, और सारा वक्त भी ले जाता है, वो वक्त भी ले जाता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा काम है जिसमें ठीक है कि वो आखिरकार एक तुकबंदी है और
आखिरकार वो एक क्राफ्ट है। बेशक। आर्ट उसमें बहुत पीछे भी चला जाता है। कभी कभी वो ज़माने गए जबकि खालिस शायर आया करते थे फिल्मी गीतों को लिखने के लिए, वो शायरी भी साथ साथ करते थे, यहाँ तक कि गीतों में भी अपनी शायरी का अरमान पूरे कर लिया करते थे। किन किन चीज़ों से आपको शिकायत रहती है कि ये सिर्फ तुकबंदी ना होकर कुछ और भी चीज़ हो जाती अगर ये चीज़ें ना होती? देखिए, उसमें एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि तुकबंदी है। फिल्मी गीत जो है वो जब जैसे उसका जो पहला थॉट जब आपके जहन में पनपता है तो वहाँ से जो उसका आगे तक अंतरे के बाद ये कैसे आएगा, कैसे मिलेगा और आखिरी अंतरे में कैसे मिलेगा, तो वो एक तुकबंदी का ग्राफ आपके दिमाग में शुरू हो जाता है। लेकिन ऑल्सो मैं आपको मतलब जो आपका सवाल था उस पर मैं आता हूँ। जो पहले कहूँगा कि देखिए, ये अपने आप में मैं महसूस करता हूँ एक बहुत टेक्निकल जॉब है ये। मैं कई बार मतलब मजाक में कहता हूँ कि आई एम लेस ऑफ एन आर्टिस्ट, आई एम मोर ऑफ अ टेक्नीशियन। क्योंकि एक सिचुएशन है जिसको आपको एक गीत में ढालना है, कागज़ पे उतारना है आपको उसको, और 99% ऑफ द राइटिंग दैट वी डू वो धुन पे करते हैं। मैं तो खैर राइटर ही बना हूँ धुन पे बोल बिठाते हुए, मेरी कभी कोई राइटिंग का बैकग्राउंड रहा नहीं। मैं अगर ऐसे लिखूँ तो मेरा दिमाग काम नहीं करता, अगर एक धुन सुनता हूँ तो मेरे ख्याल फ्लो करते हैं। सो उस धुन में उन पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए आपके किरदार जो हैं उनके मतलब मनोव्यथा या स्थिति को बताना, उसमें बताना अपने आप में इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब। सो मुश्किल भी है, करने में मज़ा भी आता है, अगर खूबी के साथ किया जाता है तो वो क्रेडिबल भी है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि किन चीज़ों से शिकायत है, अगर ये चीज़ें ना होती तो ये शायद आर्ट फॉर्म ज़्यादा होता, तो उसमें एक सबसे पहला यही है कि एक मीटर जो हमारे सर पे हमेशा एक मतलब एक क्या कहें उसको कि एक मापदंड या एक पैरामीटर हमेशा रहता है कि नहीं ये लफ्ज़ मत डालो, ये कोई समझेगा नहीं, अरे ये लफ्ज़ आजकल कोई बोलता नहीं है, अरे यूथ नहीं समझेगा इस बात को, इसको थोड़ा लाइट कर दो, इसमें कोई इंग्लिश का वर्ड कर दो। ये अगर ना हो तो शायद थोड़ा सा सुलझ जाए मामला, बिकॉज देन क्या होता है, आप बहुत ही ज़्यादा उसको मे बी द राइट फ्रेज फॉर इट इज़ डम डाउन। कई बार आप उसको सिंप्लीफाई करने के नाम पे आप एक्चुअली डम डाउन कर रहे होते हैं। कि ऑल्सो एक बहुत प्रैक्टिस बहुत प्रचलित है आजकल, मुझे पता नहीं वो पहले होता था कि नहीं, कि जैसे आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, चाहे आपके डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जब आप उनके लिए गीत लिखते हैं तो धुन बनी, आपने उस पर एक ड्राफ्ट लिखा, वो शायद स्टूडियो में रिकॉर्ड भी हुआ, और जिस वक्त सिंगर ने गाया उस वक्त सबको पसंद आया कि हाँ भाई गाना बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन उसके 24 घंटे बाद या 2 दिन बाद वो वापस आते हैं, अरे हमने अपने ऑफिस में अपने सारे कलीग्स को सुनाया, और हमने अपने एडीज़ की टीम को सुनाया, और हमने घर जाके अपने दोस्त यारों को और रिश्तेदारों को सुनाया, तो किसी को ये अच्छा लगा, किसी को वो अच्छा लगा। तो तब आपको लगता है कि मे बी मोर देन अ लिरिसिस्ट आई एम अ ग्लोरिफाइड टाइपिस्ट, कि मैं आई कनेक्ट, माई जॉब इज़ टू कनेक्ट समबडी एल्सेस डॉट्स। तो तब थोड़ी तकलीफ होती है कि भाई आपने मुझे, यू हैव इंटरेस्टेड मी विद दिस जॉब, तो मुझे उसके काबिल समझिए कि भाई मैं जो लिख रहा हूँ कुछ सोच के ही लिख रहा हूँ। अगर आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो दोस्त थे जिनके साथ आप कल रात को डिनर करते हो, उनको ये एक शब्द अच्छा नहीं लगा तो मैं उसको बदलूँ, तो वो थोड़ी नाइंसाफ़ी लगती है। तो वो अगर प्रैक्टिस थोड़ा कम हो जाए। लेकिन एक बात उससे जुड़ के ये भी आती है कि देखिए वो डिपेंड करता है, कई टीम्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह डिसीजन अपने हाथ में रखते हैं, केवल प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या डायरेक्टर या कंपोजर, वो लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें अच्छा लगता है, वील गो हेड विद दिस। और कुछ लोग हैं कि वो थोड़ा जनता की राय लेके चलना पसंद करते हैं। तो दोनों तरीके के लोगों से इंटरेक्शन होता है। और लेकिन ये एक ऐसा एरिया है जो एक क्रिएटिव आदमी के लिए हमेशा एक टकराने का होता है कि वहाँ जाकर सुई ऐसी अटक जाती है कि अगर ऐसा ना होता तो ऐसा होता, ज़्यादा मज़ा आता वगैरह। क्योंकि अगर इतने कॉन्स्टेंट्स के बीच गाने बन रहे होते अपनी परंपरा में, तो उसमें वो फ़लसफ़े और वो नई शब्दावलियाँ और नई सेंसिबिलिटी एक्सपेरिमेंट ना की जा पाती और ना आती। मतलब वो रिस्क तो हमेशा ही लिया गया, और उससे मतलब इस तरह के आपने अपने लिसनर को या कंज्यूमर को कम करके आंका। तो एक पूरा दौर ऐसा है जिसमें वो भरोसा करते हैं कि हम एक बात कहेंगे कि राजेंद्र कृष्ण ने कहा कि आने को आ गया था किनारा भी सामने, खुद चल के ही मेरी नैया वहाँ तक गई नहीं, ऐसी कोई बात। अब इस बात को कहने के लिए
उस फिलोसफिकल अप्रोच की भी ज़रूरत पड़ती है, जो शायद इससे काम चलेगा नहीं कि ये बात वो समझेगा कि नहीं समझेगा, कि दुनिया है फ़ानी, क्या पानी पे लिखी लिखाई शैलेंद्र ने लिखा। तो ये जो बाहर असेसमेंट की का जो प्रेशर है कि दर्शक को, श्रोता को वो बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, ये आपके हिसाब से अगर आप थोड़ा निर्मम होकर, क्रिटिकल होकर जब सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता होगा, अपार्ट फ्रॉम बिजनेस प्रेशर्स? मेरे ख्याल से मेन फैक्टर बिजनेस प्रेशर ही है कि हमारा गाना सब समझ पाएंगे कि नहीं। ये जो प्रेशर है, ये कॉन्शियसनेस, ये इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं शायद उससे पनप के निकलता है। अभी जैसे आपने पहले के दौर की जो आपने बात की, उस वक्त अगर हमको राइटिंग में फिलोसफी या इंसाइट ज़्यादा मिला है तो उसकी वजह ये थी कि केवल जो गीतकार जो लिख रहे थे, कंपोज़र के लिए लिख रहे थे, उनके जो निर्देशक थे, जो निर्माता थे, दे वर ऑल्सो ओपन टू दैट कि हाँ अगर ये अच्छा है तो इसको आना चाहिए सामने। अगर 4 लोग भी समझेंगे तो वो बहुत बड़ी बात है, बाकी लोग वक्त के साथ या तो मतलब समझ लेंगे या ढूंढ लेंगे। आज मेरे ख्याल से ये जो प्रेशर है कि हमारा प्रोडक्ट सुनने वाले को एलियनेट तो नहीं करेगा, हमारा गाना चलेगा कि नहीं चलेगा, चार्ट बस्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं मेन रीज़न वही है कि आप जिनके साथ बैठ के इन गानों को लिख रहे हैं वो ही शायद कॉन्फिडेंट नहीं है कि अगर हमारे हाथ में एक अच्छी चीज़ है। कई बार ऐसा भी होता है कि बोलते कि नहीं मैं तो समझ रहा हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन शायद भाई जो हमारे दफ्तर में काम कर रहे हैं वो शायद ना समझें या कोई तो वो तब मुझे लगता है कि अगर डिसीजन मेकर्स जिनके हाथ में डिसीजन है, स्पेशली मैं ऐसे मीडियम के लिए काम कर रहा हूँ जहाँ पे आई एम नॉट द फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, तो अगर वो थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंटल या थोड़ा सा रिस्क लें या फिर वो कॉन्फिडेंस अपने आप में रहे कि नहीं ये हमारा प्रोडक्ट है, अगर ये अच्छा है, इसमें जो बात कही गई है वो मेरे किरदार, मेरी कहानी के हिसाब से सही है और हमें अच्छी लग रही है, तो ये बाहर तक पहुँचनी चाहिए। ये कॉन्फिडेंस अगर आ जाए तो मेरे ख्याल से मामला थोड़ा सा बेहतर हो। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी ज़्यादा है कि सुनने वाले को, मतलब सुनने वाले के बिहाफ पे आप डिसीजन ले रहे हैं जबकि एक्चुअली सुनने वाले से जाके कोई पूछ नहीं रहा है। सो वो एक एम्बिगुअस सा एक स्पेस है जो बॉदर करता है। मतलब इफ़ आई डोंट, आई एम नॉट श्योर इफ आई आंसर्ड योर क्वेश्चन करेक्टली। हाँ, अब आप देखिएगा कि ये जो सवाल है जिसमें आपके पास कोई गीत आ गया और आपने उसको लिखना शुरू किया, तो बेशक वो क्राफ्ट है जैसा कि आप कहते हैं और तुकबंदी तक भी आप उसको कहते हैं, लेकिन इसके लिए जो आपकी तैयारी, जो आपकी स्कूलिंग और जो जहाँ तक आपने भाषा को और एक्सप्रेशन को एक्वायर किया था, वो कितना आपको मदद कर पाती है? इसमें इरफान साहब, मतलब इसमें थोड़ा 2 मिनट आपका वक्त लूँगा मैं कि अब ये एक मेरे केस में एक अजीब सा किस्सा है कि जैसा कि मैंने कहा, आपने भी कहा कि आपने शायद सुना है पहले कि मेरा राइटिंग, मैं गायक बनना चाहता था, राइटिंग का कोई बैकग्राउंड मेरा था नहीं। मैंने कभी बहुत रुझान कविता की तरफ या साहित्य की तरफ या उपन्यासों की तरफ, शायरी की तरफ नहीं था। मेरा रुझान था सिंगिंग की तरफ। मैं 5-6 साल की उम्र से गायक बनना चाहता था, या तब शायद कॉन्शियसली अगर गायक बनूँ ना बनूँ शायद ये ख्याल नहीं था, लेकिन फिल्मी गीत टेप रिकॉर्डर पे सुन के उन्हें जज्ब करना और उन्हें गाना लोगों के सामने दोहराना, घर वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, उसमें मुझे मज़ा आता था। अब उस ज़रिए मैंने बाय द टाइम मैं अपने एडोलेसेंस में पहुंचा या अपने टीनेज में पहुंचा, बहुत गाने याद किए थे, बहुत फिल्मी गीत ज़बानी याद थे। उनके ज़रिए मैंने उस दौर के जो गीतकार थे, कहीं ना कहीं उनकी राइटिंग को नोइंगली अननोइंगली अब्जॉर्ब किया। लखनऊ शहर में परवरिश हुई, तो मेरे आसपास का जो माहौल था उसमें हिंदी के सही लहजे को सुन के मैं बड़ा हुआ। तो तब जो मैंने अब्जॉर्ब किया वो अननोइंगली फ्यूचर में मेरा सोर्स मटेरियल बनने वाला था या मेरा टूल बनने वाला था। सो जब राइटिंग शुरू हुई मेरी ज़िंदगी में, जो नॉट टू मेंशन बहुत एक एक्सीडेंटली शुरू हुई, क्योंकि बम्बई आने से पहले तक मैंने कभी लिखना या लिरिक्स लिखने की कोशिश की नहीं थी। सो वो सिलसिला शुरू ऐसे ही हुआ कि कई बार ऐसे यूँ होता था कि कोई मैं हूँ या मेरे मित्र हैं और वो कंपोज़र हैं, मैं सिंगर हूँ, हाँ, उन्हें या तो एडवर्टाइजमेंट का या टीवी सीरियल टाइटल का या एल्बम का या रीमिक्स का या फिल्मी गीत का किसी को प्रेजेंटेशन करना है कि भाई फला प्रोड्यूसर का बड़े मुश्किल से कांटेक्ट मिला है, आज शाम को वो 1 घंटा मिलने के लिए तैयार हुए हैं,
तो उनको कुछ सुनाना है, मेरे पास ये धुन है लेकिन तू गा तो सकता है लेकिन सुनाएंगे क्या, कुछ डाडा डाडा करके थोड़ा अजीब लग रहा है। तो मैंने कहा अच्छा 2 मिनट दे मुझे। तो डाडा डाडा पे कुछ वही तुकबंदी करके कुछ 3-4 लाइनें लिख ली, कुछ ऐसे किया और एक ढांचा बना जो गाने लायक था और सुनाया जाके गाना पेश किया। फिर उसका आगे जो हुआ ना हुआ वो अलग बात है। फिर ऐसे कर करके चीज़ शुरू। तो मैंने खुद डिस्कवर किया कि ये एक चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हाँ मुझ में ये है, तो आई स्टम्बल्ड अपॉन इट कि हाँ मुझे एक धुन दीजिए, एक रफली एक सिचुएशन या एक कुछ बताइए और मैं उसको कहीं ना कहीं शब्द जुटा के तुकबंदी भी कर लूँगा, वो सुनने में अच्छा भी लगेगा, कैची भी लगेगा, ये मैं कर सकता हूँ। और जब मैं करता था मुझे मज़ा आता था करने में, लेकिन कॉन्शियसली इसको कभी करना नहीं चाहा। जिनके लिए भी लिखा उन्होंने कहा कि भाई यार तुम अच्छा लिखते हो, क्योंकि जो तुमने मेरे लिए वो जो डाडा डीडा पे जो तुकबंदी करके लिखी थी, बाद में हमने जब लिरिसिस्ट से लिखवाया वो दिमाग में बैठ गया था, हम उसको हटा ही नहीं पाए, वही अच्छा लगता है हमें। तो मैं कहता था कि नहीं भाई कि कहाँ फंसा रहे हो मुझे, मैं ऐसे तुमको कुछ होगा तो दोस्तियारी में लिख दूंगा, मुझे तो सिंगर बनना है यार, कहाँ इस समय में उलझना नहीं चाहता। तो लेकिन करते करते वही रिलक्टेंटली, ना चाहते हुए, कभी किसी दोस्त के लिए लिख दिया, किसी एल्बम के लिए लिख दिया। तब मैं अपने नाम से नहीं लिखता था, मैं पेन नेम से लिखता था, तो उससे कभी कुछ पैसे भी मिल गए। वो एक पैरेलली एक चलता रहा टिल 2007, जब मेरे मित्र अमित त्रिवेदी, उनको आमिर और देवडी वो 2 फिल्में मिली, उसने कहा कि भाई मेरे लिए लिखो। उसमें भी काफ़ी बहस हुई कि मैं अपना नाम नहीं दूंगा, ये नहीं वो नहीं, बट खैर आखिरकार वो गीत बाहर आ गए, मेरे नाम से आ गए और वहाँ से गाड़ी चल पड़ी। तो अब मेरे लिए इरफान साहब द लैंग्वेज जो मैं आज अपने गीतों में लिखता हूँ वो मैंने कहीं पढ़ के ऑब्जर्व नहीं किया है, वो मैंने सुन के ऑब्जर्व किया है, उन गीतों को सुन के वो मेरे सबकॉन्शियस में है। तो दोज आर माई टूल्स। सो मेरे लिए मतलब जो एक लैंग्वेज है उसका यही कहूँगा कि स्पोकन लैंग्वेज जो मैंने सुन के सीखा है, जो मैं बातचीत से लोगों के साथ करता हूँ, सुनता हूँ, जो मेरे सिस्टम में है, या जो 30-40 साल के हमारे हिंदी फिल्मों का जो कैटलॉग है वो गाने सुने हैं अब, जिसमें अनोइंगली मैंने साहिर साहब का गीत भी सुना है, शैलेंद्र साहब का गीत भी सुना है, मजरू साहब का गीत भी सुना है, बख्शी साहब का भी सुना है, गुलजार साहब, जावेद साहब, सबका नाम ले लीजिए, सबके गीत मैंने सुने हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसका एक इन्फ्लुएंस था। तो जब मैं कॉन्शियसली लिखने लगा तो आई रियलाइज कि हाँ वो दैट केम इन हैंडी, दोज ईयर्स ऑफ लिसनिंग दैट आई डिड, दैट केम इन हैंडी। और कभी कभी मुझे लगता है कि अगर सिर्फ सुनी हुई चीज़ को मैं इस्तेमाल करके एज अ टूल लिख सकता हूँ, तो काश अगर मैंने वाकई साहित्य पढ़ी होती, मैंने अगर शायरी बहुत पढ़ी होती, उपन्यास पढ़े होते, तो शायद माई थॉट वुड हैव बीन ब्रॉडर। और शायद हो सकता है वही रास्ते में कोई बाधा भी बनी होती, लेकिन वो क्या हुआ होता उसके बारे में भी बातों का ये सिलसिला जारी रखेंगे अमिताभ जी। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जाने माने गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य के साथ। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। होने के बाद ना कोई जिंदगी अब शोहरत आपसे कोई भी ये बहुत ही सिलसिला मैं सिगरेट तो नहीं पीता, मगर हर आने वाले से बस इतना पूछ लेता हूँ कि माचिस है। क्या आपको सच में लगता है कि ये मेरी आवाज़ है? मेरी आवाज़ ये भी हो सकती है और मेरी आवाज़ ये भी हो सकती है। आप कौन सी गाड़ी से उतरते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि उतरने के बाद आप क्या करते हैं। मैं उनमें से हूँ जो घर से भागे नहीं थे एक्टर बनने के लिए, मुझे भगाया गया था। अगर किसी ने अंग्रेज कहा होता ना, मैं उसको एक थप्पड़ लगाता फौरन, और मैं कहता अंग्रेज होगा तेरा बाप। दोस्तों से प्यार किया, गुफ्तगू से बहुत प्यार किया, जो भी किया हमने किया शान से। देखिए गुफ्तगू सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में आज हैं अमिताभ भट्टाचार्य हमारे साथ, जो कि आपके पसंदीदा गीतकार हैं। अमिताभ जी, आपने कहा कि लखनऊ में आप पैदा हुए, वहीं आपकी परवरिश? पैदाइश मुंबई की रही, मेरा ननिहाल मुंबई है, तो पैदाइश मुंबई में हुई, बट हाँ परवरिश, एजुकेशन, स्कूलिंग सब लखनऊ की हुई। हाँ, तो क्या पढ़ाई आपने पूरी की होगी? मैं ग्रेजुएट हूँ आर्ट्स का, लखनऊ यूनिवर्सिटी से 1998 में आई डिड माई BA विद इकोनॉमिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी। उससे पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल में था, हाई स्कूल तक, आफ्टर क्लास 12 तक साइंस स्ट्रीम में था, बायोलॉजी का स्टूडेंट था। सो बेसिक एजुकेशन थी, एंड एज अ स्टूडेंट आई वुड से कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, बट मैं अच्छा डिसेंट स्टूडेंट था। मतलब
माँ बाप को निराश नहीं करता था। तो लखनऊ में ये पढ़ाई पूरी होते होते तक क्या इरादे थे कि क्या करना है? जब तक मैं समझ लीजिए हाई स्कूल में जब पहुंचा, विच वॉज द ईयर 1993 में मैं अपना हाई स्कूल दिया है मैंने, तो तब तक मैं पूरी तरीके से अपने आप को दिमाग में प्लेबैक सिंगर मान चुका था कि ये मुझे करना है, मुझे बम्बई पहुंचना है और मुझे फिल्मों के गाने गाने हैं। उससे पहले अगर आप देखें कि जैसा कि मैंने कहा कि पहला फिल्मी गीत जो मैंने याद करके गाया था वो जब मैं 5-6 साल का था, मुझे गाना भी अभी तक याद है, वो पग घुंघरू बाद मीरा नाची थी नमक हलाल फिल्म का। सो तब से लेके वो हाई स्कूल के पहले तक का जो बचपन का दौर होता है उसमें वो एक शौक ही था, शौक था, अच्छा लगता था गाने याद करके सुनना, लेकिन उसको लेके कुछ करना है या मैं इस हद तक उसको लेके वो जुनून बन जाना कि नहीं मुझे यही करना है, वो हाई स्कूल से पनपना शुरू हुआ। बाय द टाइम आई वाज इन क्लास 12 तब तक वो एक जिद बन चुकी थी कि भाई मैं तो यही करना चाहता हूँ। बिकॉज क्लास 12 के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, पास हुआ था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं आई गॉट थ्रू और मुझे भुवनेश्वर इंस्टीट्यूट में अलॉटमेंट भी मिला था और मेरा रिजर्वेशन वगैरह हो गया था। बट जाने से पिछले दिन जो है मतलब मैं मुंह लटका के बैठा हुआ था और खुशकिस्मती से आई हैड सपोर्टिव पेरेंट्स। मेरे माता पिता, खासकर मेरी माता जी, वो हमेशा से उन्होंने बहुत इस चीज़ को सपोर्ट किया कि हाँ तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो, तुम अगर करना चाहते हो तो इसी फील्ड में तुम्हें कुछ करना चाहिए। सो जब मेरा उतरा हुआ चेहरा उन्होंने देखा तो भी पूछा कि क्या बात है, तुम 1-2 दिन से देख रहे हो बहुत गुमसुम हो। तो मैंने कहा कि सच बात बताऊँ, मैंने अपने पिताजी से मम्मी से कहा कि मैं चला तो जाऊँगा लेकिन ये जो गाना वाना मैं जो कर रहा हूँ ये तो सब रह जाएगा, छूट जाएगा, मैं पता नहीं क्या करूँगा नहीं करूँगा। सो एक बार में उन्होंने आपस में डिस्कशन किया कि अच्छा बेटा तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारा जाने का मन नहीं है, तुम यहाँ रहो, ग्रेजुएशन करो और तालीम हासिल करो, प्रैक्टिस करो, जो करना है करो, उसमें फिर इंटरेस्ट लो, मतलब गेट इन टू दैट एंड इन्वॉल्वमेंट दिखाओ। और फिर वही किया मैंने ग्रेजुएशन ज्वाइन किया लखनऊ यूनिवर्सिटी में एंड साथ में लाइट म्यूज़िक कुछ सीख रहा था। हालांकि मेरा इन्फ्लुएंस हमेशा से सुना हुआ, जो मैंने ऑल इंडिया रेडियो और टेप रिकॉर्डर में जो सीखे वो मेरा इन्फ्लुएंस रहा। और लोकल लखनऊ में ऑर्केस्ट्राज में गाना गाना शुरू किया, तो दैट वाज माय, वहाँ से मुझे पैसे भी थोड़े बहुत मिलते थे, कमाई शुरू की। जो फिल्मी गीतकारी, जो प्लेबैक सिंगिंग का जो लहजा होता है वो उसको और थोड़ा सा वहाँ से तराशना शुरू किया। तो दैट वाज माय इन्वॉल्वमेंट जो मैं प्रोफेशनली करना चाहता था। और उसके बाद बम्बई आया। बम्बई आने के बाद जो ट्रेडिशनल जो स्ट्रगल होता है, म्यूज़िक डायरेक्टर से मिलना, ये वो फला वो सब शुरू हुआ। बम्बई आप मतलब ऐसे ही आ गए कि अब चल के बस स्ट्रगल करना है? हाँ, जो एक मतलब कैसे बताऊँ कि एक जो छोटे शहर का, या मतलब अगर आप नॉर्थ इंडियन हार्टलैंड आप ले लें, तो मैं 90 के एंड में आया, 90s के एंड में। तो तब भी वो जो हमारा जो, चाहे वो हमने कहीं ना कहीं फिल्मों से देख के या जो हमारे प्रीडेसर्स जो पार्श्व गायक हुए हैं उनकी जो कहानी हमने सुनी है कि भाई बम्बई गए और पहुँचे और फला जगह रहे, फिर उस म्यूज़िक डायरेक्टर से मिलने गए और मिलते रहे और कोरस में गा रहे थे और फिर एक दिन मौका मिल गया। तो माई परसेप्शन ऑफ स्ट्रगल वॉज दैट कि मुझे बम्बई जाना है और मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर से मिलना है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। हाँ, हालांकि मेरा कुछ हद तक शायद स्ट्रगल आसान था क्योंकि मेरा ननिहाल मुंबई था, मेरे मामा जी का घर यहाँ था, तो शुरू के कुछ महीने छत था, मतलब छत थी सर के ऊपर रहने के लिए। तो यहाँ आया, लखनऊ से अपना कैसेट लेके आया था एंड वॉकमैन लेके बस से स्टूडियोज़ जाना, म्यूज़िक डायरेक्टर से मिलना, उनके स्टूडियो के बाहर बैठे रहना, तो वो सब मैंने किया, कुछ महीनों तक किया, साल भर किया। फिर जब रोटी की ज़रूरत पड़ने लगी कि नहीं भाई अभी मामा के घर कब तक रहेंगे, अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो तब फिर दूसरा किस्सा शुरू हुआ, नए लोगों से मिलना शुरू किया, इस तरीके से कहानियाँ। मतलब गाने का मौका आपको मिला ही नहीं? गाने का मौका उस दौर में नहीं मिला। गाने का मौका मिला किस हद तक मिला कि मैं स्टूडियो में पहुंचा, जिन्होंने भी मुझे सुना दे नेवर रिजेक्टेड मी कि नहीं भाई तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। मेरी सिंगिंग सुन के उन्होंने तारीफ़ की कि अच्छा है, लेकिन वही है भाई, डिपेंड करता है किस गाने में आपको यूज़ करें, आप मिलते रहिए, आइए। तो मैंने डमी सिंगिंग काफ़ी की उस दौर के जो म्यूज़िक डायरेक्टर, मतलब जिस वक्त मैं आया था वो दौर था अनु मलिक जी का, जतिन ललित, आनंद राज आनंद, नदीम श्रवण, इनका दौर था। इन लोगों से मिलना तो बहुत मुश्किल था। लेकिन कुछ सालों बाद जो दौर आया, जब शंकर एहसान लॉय और प्रीतम, ये कंपोजर्स जब आए, तो ये थोड़े से और एक्सेसिबल थे, क्योंकि एक तो कहीं ना कहीं वो हमारे जनरेशन के थे, थोड़ा उनका सेटअप अलग था उनका। सो उन लोग से मुलाकात भी हुई, उनके लिए मैंने प्रीतम जी को तो खैर ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल आई मेट इन मुंबई, उनको मैंने असिस्ट किया फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। शंकर एहसान लॉय के लिए डमी माइक पे सिंगिंग की है, अनु जी के लिए भी किया है, तो वो सब किया। लेकिन ऐसा जिसको हम कन्वेंशनल टर्म्स में ब्रेक बोलते हैं कि एक फिल्मी गीत आपकी आवाज़ में रिलीज़ होता है एंड रातों रात आप पहचाने जाते हैं, वो मेरे साथ
कभी नहीं हुआ टिल लेटर, जब जिन फिल्मों के गीत मैंने लिखे उनके मैंने गीत गाए, तो वैसे मेरे प्लेबैक सिंगिंग का भी सपना कुछ हद तक पूरा हुआ। बीच में आपने कहा कि कुछ आपने अपने पेन नेम से भी कुछ जी लिखा, वो उसकी क्या वजह थी और वो नाम क्या था? हाँ, वो नाम था इंद्रनील, और इत्तेफाक की बात यह है कि वो हर एल्बम में अलग नाम होता था। तो अमित त्रिवेदी जो मेरे मित्र हैं, ही इज़ माई कलीग, तो बिफोर उन्होंने मतलब फिल्म के गीत बनाने से पहले वो और हमारे कुछ मित्र थे, उनका एक बैंड था जिसका नाम था ओम द फ्यूजन बैंड। उनको टाइम्स म्यूज़िक से एक डील मिली एक एल्बम करने के लिए, और उनके कुछ 5-6 ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस थे उनके, वो फ्यूजन फॉर्मेट में, कुछ क्लासिकल मिक्स्ड विद रॉक या ऐसा कुछ 5-6 गाने थे। एंड ये लोग मुझे जानते थे कि ये जो है ये लिखता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे गीत तुम लिखो। तो मैंने कहा कि मैं लिख दूंगा लेकिन नाम मैं अपना नहीं दूंगा। तो मैंने अपना नाम उस एल्बम में दिया था, इंद्रनील। दैट वाज वन ऑफ द इनिशियल वर्क्स इरफान साहब जो मैंने किया था, जिसका एक बहुत छोटे लेवल पे लेकिन अप्रिसिएशन मिला। मतलब वो एल्बम जिन्होंने भी सुना उन्होंने कहा कि भाई जिसने भी लिखा है लिखा बहुत अच्छा है। सो वो, और इस पेन नेम के पीछे रीज़न ये था कि मैं जिस वक्त आया था और जिन लोगों से मैं फिल्मी दुनिया में मिल रहा था, वो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्वेंशनल ओल्ड स्कूल के लोग थे। उनसे अगर आप मिलने जाएं और कहें कि क्योंकि भाई होता क्या है कि मैं जब लखनऊ से आया तो मैं वही या तो किशोरदा के 2-3 गानों उनके रिमिक्स लेके आया, या रफ़ी साहब के किसी गीत का या ऐसा लेके आया, शानुदा के कुछ गानों का। लेकिन हर आदमी बोले कि भाई तुम्हारे पास ओरिजिनल क्या है? अब जब तक ओरिजिनल मौका मिलेगा नहीं तो आदमी गाएगा कैसे? तो तब अपनी कुछ धुनें बना ली, उन पे कुछ थोड़ा सा बोल बिठा के लिख लिया। तो अगर आप किसी को जाके बोलें कि मैं आपको ओरिजिनल कॉम्पोजिशन सुनाना चाहता हूँ अपनी आवाज़ में, अच्छा किसका है भाई? मैंने ही बनाया, मैंने ही लिखा है। वही आप पहले डिसाइड करिए, फिर आपको राइटर बनना है, हम आपको कल सिंगर बुलाएंगे, आप गाना लिखना शुरू कर देंगे। तो ये तब भी एक वो उस दौर का फैग एंड था। सो कहीं ना कहीं वो एक मैं कॉन्शियस हो गया था कि भाई कहीं कल को ऐसा ना हो कि मौका मिलने से चूक जाए, क्योंकि मैं गाना भी लिखता हूँ तो मैं अपना नाम सामने नहीं आने दूंगा। बट जैसा कि मैंने कहा कि वो आने वाले 2-3 सालों में सीन बहुत बदला, काफ़ी कुछ बदला। उसके बाद सरप्राइजिंगली अगर आप किसी को मिलने जाएं जिसको पता चले कि हाँ भाई आप सिंगर हैं और अच्छा आप तो लिखते भी बहुत अच्छा हैं, तो दे वर मोर ईगर टू इनकॉर्पोरेट दैट इन द बॉडी ऑफ वर्क। तो फिर धीरे धीरे इसलिए वो राज पर्दे के बाहर आ गया। फिर आप ये भी देखेंगे कि जो मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा है उसमें शायद पहली बार कोई बंगाली पहचान वाला एक गीतकार, जब आप इस बात को देखते हैं, एक टिपिकल बंगाली नाम के साथ एक गीतकार के रूप में एंट्री लेना और फिर छा जाना, जब आप इसको देखते हैं तो आप इसकी वजह क्या पाते होंगे? क्या आपको भी इस बात पे यकीन होता है कि एक आदमी जो कि गाने के लिए आया था लेकिन वो गीतकार के रूप में इस तरह चाहा जाएगा और उसको प्यार किया जाएगा? कभी देखिए सोचा तो नहीं था। जहाँ तक हाँ मेरे ख्याल से मैं शायद मेन स्ट्रीम सिनेमा में मतलब जिसने इतना बॉडी ऑफ वर्क किया है, शायद मैं पहला बंगाली हूँ। इफ़ आई एम द फर्स्ट बंगाली लिरिसिस्ट इन हिंदी सिनेमा, आई एम नॉट श्योर, मैं गलत भी हूँ, शायद मैं दूसरा भी हो सकता हूँ। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं क्योंकि मैं बिकॉज आई एम अमिताभ भट्टाचार्य एंड दैट मतलब वो गीतकार के तौर पे स्क्रीन पे आ रहा है, एल्बम में फीचर कर रहा है, मेरे ख्याल से नहीं, शायद उसके पीछे मतलब वो वजह नहीं हो सकती कि लोग मेरा गाना पसंद कर रहे हैं कुछ है। कहीं ना कहीं शायद वो जो मैंने लिखा वो गाने चल गए, ऐसा कुछ इत्तेफाक होगा उसकी वजह से। लेकिन इतना कहूँगा कि हाँ मैंने सच पूछिए इरफान साहब कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस हद तक मैं आगे जा सकता हूँ। जब मुझे पहली फिल्म भी मिली आमिर रिलीज़ होने के बाद, देवडी होने के बाद, मुझे अभी भी याद है देवडी में जो गीत जिससे मुझको और अमित त्रिवेदी को सबसे ज़्यादा जो पहचान मिली वो था इमोशनल अत्याचार जो गीत था। ये दिल पिघला के साज बना लूं, धड़कन को आवाज बना लूं, स्मोकिंग स्मोकिंग निकले रे धुआं, सीने में जलती है अरमानों की अर्थी, अरे व्हाट टू टेल यू डार्लिंग क्या हुआ, है सपने देखे जन्नत के पर मिट्टी में मिल जाए, फूके रे घर बार की दुनिया को बोले गुड बाय, चढ़ जाए हाय अल्लाह जिसको भी ये बुखार, तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार, तौबा
तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। जाओ जाओ ओ दिलबर, ओ दिलबर। तो वो रिलीज होने के बाद लिटरली ओवरनाइट, मतलब गाना आज ऑन एयर आना शुरू हुआ या फिर आज पिक्चर रिलीज हुई, आज एल्बम रिलीज हुआ, अगली सुबह 4 कॉल आ गए, अच्छे नामचीन प्रोडक्शन से आ गए। तो मैं थोड़ा सा डर भी गया था कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो मुझे गाना लिखने के लिए बुला रहा है, अभी ये तो मैंने दोस्ती यारी में लिख लिया, अभी मैं कल को जाके किसी बड़े डायरेक्टर के सामने बैठूंगा तो क्या मैं लिख पाऊंगा? कल को अगर मुझे अनुजी बुलाएंगे गीत के लिए, शंकर एहसान लॉय बुलाएंगे, क्या मैं लिख पाऊंगा? सो आई गॉट अ लिटिल कॉन्शियस ऑल्सो। लेकिन वो धीरे धीरे वन स्टेप एट अ टाइम करते करते किया एंड मुझे भी उससे कॉन्फिडेंस आया। तो इनिशियली मुझे इतना कॉन्फिडेंस था नहीं कि मैं कर सकता हूँ, और सच पूछिए तो अब जाके वो कॉन्फिडेंस की सांस लास्ट 2-3 साल में आई है। उससे पहले भी मैं बहुत काफ़ी हद तक था कि यार पता नहीं है मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ ज़िंदगी में। और ये बात मैं अपने उन देखने वालों के तरफ से पूछता हूँ कि अगर वो कुछ गीत लिखना चाहते हैं और इस पेशे में आना चाहते हैं, तो इसमें करियर प्रॉस्पेक्ट अगर ऐसे देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गीतकार भी होंगे जो जिनका एक स्तर पर जब तक कि उनकी इतनी ऐसी पहचान नहीं बन जाती, उनके डिक्टेट्स नहीं चलने लगते, तो वो रिसीविंग एंड पर होते हैं और उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक तो इस पर रिफ्लेक्ट कीजिए, और इस पर भी कि जब आप कोई एक छोटी 4 लाइनों की कोई चीज़ लिखते हैं और उसका इस्तेमाल किसी कॉरपोरेट या किसी ऐसे हाईली कॉमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट में हो रहा होता है, तो उसकी एक फ़ीस होती है। एक गाना अगर 4.5 मिनट का होगा तो उसकी एक दूसरी फ़ीस होगी। तो ये जो इसमें पैसों की लेन देन का क्या इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि अगर एक गाने की लेंथ 4.5 मिनट है और अगर कोई गाना आपसे 2.5 मिनट का लिखवाया गया या 6.5 मिनट का लिखवाया गया, तो इसमें फ़ीस पैरिटी का क्या है? देखिए, फ़ीस का गाने की लेंथ के हिसाब से तो नहीं है, खैर वो एज वन सॉन्ग वन जॉब उसको पकड़ा जाता है। अब एडवर्टाइजिंग में जाहिर है कि जो इंसान जिसकी एक फिल्मोग्राफी है, जिसने फिल्म के गीत लिखे हैं, एडवर्टाइजिंग वो मेनली जब करता है तो कहीं ना कहीं उसमें उसके पीछे उसमें जो पैसा इन्वॉल्व है वो एक मेन इंटेंशन होता है। तो एडवर्टाइजिंग में पेमेंट्स आर मोर देन व्हाट यू गेट पेड इन फिल्म्स, और लेंथ के ऊपर नहीं है। अगर आप, जैसे मैं फिल्म के जो गीत लिखता हूँ, तो चाहे वो कितना भी लंबा गीत हो, अगर 3 अंतरे किसी वजह से 3 अंतरे का गीत है तो उसका भी उतना ही पेमेंट है, और अगर एक छोटा सा गीत है जो सिर्फ 1 अंतरे का है उसका भी उतना ही पेमेंट है। सिमिलरली एडवर्टाइजिंग में अगर आप कर रहे हैं तो अगर छोटा है 30 सेकंडर है या 1 मिनटर है, लेकिन इफ़ आई कम ऑन बोर्ड तो मेरा चार्जेस उसके लिए वही रहता है। लेकिन जो लोग शायद जिनका उतना नाम नहीं है, वो किस हिसाब से उनको पेमेंट्स मिलते हैं, शायद वो इससे जाते हो कि भाई तुमने तो 20 सेकंड का ही लिखा है, तुमको इतना पैसा क्यों दिया जाए, शायद होता होगा, मेरे इल्म में नहीं है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ सच पूछिए इरफान साहब, इसमें मैं जो एस्पायरिंग अगर कोई राइटर्स हैं उनके लिए मैं देयर इज नथिंग मच दैट आई हैव टू से, बिकॉज मैं तो इत्तेफाकन बन गया, मैंने तो सोचा नहीं था कि लिरिसिस्ट बनूंगा। और शायद क्योंकि मेरे आई हैव बीन लकी इनफ कि मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले हैं या फिर वो बन के इस तरीके से सामने आए हैं, गीत की प्रचलित हुए हैं, एंड एक नाम हो जाता है इंसान का। तो मैं सिर्फ अपनी तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि ये समय जो है, ये वक्त जो है लिरिसिस्ट्स के लिए ये एक इंटरेस्टिंग वक्त है, क्योंकि हर तरीके का काम हो रहा है, हर तरीके के गीत बन रहे हैं, और अभी इंडस्ट्री में अच्छी बात यह है कि पीपल आर ओपन टू द आइडिया ऑफ हायरिंग न्यू पीपल, कि भाई हमारी फिल्म में कंपोज़र नया है। आज हर दूसरी फिल्म में सुनाई पड़ता है कि कंपोज़र नया है, लिरिसिस्ट नया है, या 2 गाने एक नए बंदे ने लिखे हैं, 2 गाने नए किसी ने कंपोज किए हैं। तो ये वक्त अच्छा है। काम मैं भी जब तक आया था, मेरे से जो मेरे प्रीडेसर्स हैं उन्होंने तो बहुत मतलब कड़ी स्ट्रगल और मेहनत देखी उन्होंने। मैं भी जिस वक्त आया उस वक्त ओपनिंग इतनी नहीं थी, क्योंकि तब तो वो यूट्यूब और सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। जैसा कि मैंने कहा कि तब भी वक्त वही था कि आप सीडी या कैसेट लेके आप जाएं और मिलें और वो फ़ोन करते रहें और आप एक मौके का इंतज़ार करें। लेकिन आज दौर बहुत अच्छा है, आपके हाथ में मीडियम है, आपका काम 10 लोगों तक पहुँच सकता है। सो काम बहुत है, बस हाँ अच्छा काम करें, थोड़ा उसमें स्टैंडर्ड रखें जहाँ तक हो सके। और जो शायद मैंने नहीं किया था, अगर आपके पास अभी भी वक्त है तो थोड़ा साहित्य, उपन्यास, शायरी, कविता, इन सब में रुझान रखिए और अपने आप को, अपने थॉट्स को एनरिच करिए। और बिल्कुल आखिर में आपसे पूछेंगे कि वो गीतकार जो गीतकार ही बनने आए थे, उनके पास तो
रास्ता साफ है कि वो उसकी तैयारी करते हुए आए थे और उसके लिए वो कच्चा माल अपने साथ लेकर आए थे, जबकि आप तो खाली हाथ आए थे और अपने साथ अपनी सिंगिंग का एस्पिरेशन लेकर आए थे। मतलब सच बात बताऊं, मैं अभी भी खाली हाथ हूँ, क्योंकि कई बार मुझे कोई मिलता है, कोई सेटिंग चली है, वो बोलते हैं कि भाई आप ऐसा करो ना, आपकी डायरी में आपने कुछ लिखा होगा, जो पढ़ा होगा वो ले आओ ना। भाई वो जो लिखा था वो तो चला गया, जो जिनके लिखा था वो ले गए। तो मैं अभी भी खाली हाथ हूँ, मुझसे धुन दीजिए, मैं लिख देता हूँ। नहीं, लेकिन फिर भी जब आप ये सोचते हैं कि वो कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है जिसमें हर बार नई बात को कहने के लिए कुछ नई शब्दावली, कुछ नया सिंटैक्स, कुछ एक नया तरीका जो आप सोचते हैं जब कभी बैठकर कि किया तो यार मैंने ही, लेकिन वो कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ थी जिसकी वजह से ये जादू पैदा हुआ, तो आप किस नतीजे पर पहुंचते हैं? अगर मैं टेक्निकली सोचूं उसके बारे में, तो कहीं ना कहीं वो अंदर जो सिंगर है, जो बचपन से धुनें याद कर रहा है, तो एक धुन याद हो जाए और उस पर बोल बिठाना, जो मैंने कहा कि एक टेक्निकल काम है, हालांकि हर गीतकार यही करता है, लेकिन मेरे लिए मैं एक धुन अगर याद कर लूँ और मुझे उसमें कुछ बिठाना है तो वो चलता रहता है मेरे दिमाग में, उसका मैप बन जाता है और वो मेरे दिमाग में ही रहता है, और फिर उसको मैं कागज़ पे उतारता हूँ या टाइप करके कहीं भेजता हूँ। तो वो मीटरिंग का जो सेंस है वो शायद वो गायन के दिनों से ही मेरा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप एक मुझे डा 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 कुछ अगर डॉट्स है तो उस पर एग्जैक्टली कहाँ पे कौन सा शब्द सही बैठेगा ताकि उसका मीटर निखर के आए, जो कंपोजर ने बनाया है, उसका एक नैक है, वही मुझे करने में मज़ा आता है। वो एक एडवांटेज आप कह सकते हैं जो विच कम्स इन हैंडी, वो एक टूल है मेरे लिए। दूसरी बात है, मुझे लैंग्वेज की जो फोनेटिक क्वालिटी होती है, जो साउंड होती है, उसका एक बड़ा नैक है। कई ऐसे गीत हैं जिनमें समझ लीजिए खुली छूट है कि उसमें कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि आजकल तो वो दौर है कि भाई हमारी फिल्म में 5 गाने तो बन चुके हैं, एक गाना हमको प्रमोशन के लिए बनाना है और उसमें आप कुछ भी लिखिए, खुली छूट है। तो ऐसे गीत में कई बार ऐसा हुआ है कि एक लफ्ज़ उस मीटर में अच्छा लग रहा है तो उसके आसपास पूरा गीत बन गया। जैसे कोई उसका आपको मिसाल देता हूँ मैं कि एक गीत है जो पॉपुलर भी है, लेकिन कई लोग दे फ्राउन अपॉन इट ऑल्सो, कि वो पुंगी मेरा गीत है, ओ मेरी जान मेरे को मजनू बनाकर, कहाँ चल दी प्यार की पुंगी बनाकर बजाकर। सो प्रीतम दा ने ये धुन मुझे बात में दी हुई थी कि एक ये है, इस फिल्म में शायद जाएगा, इसको थोड़ा सोच के देखना। तो मुझे धुन याद थी बस जी, ना 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 डा 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 डा, उनका कुछ डमी भी था, अरे ना 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 जरा हाथों को उठा कर तर दर दा दर दर द दुआ कर, ऐसा कुछ उनका एक डमी था। अब ये मेलोडी मेरे अंदर जज्ब कर ली मैंने। और मुझे अभी भी याद है कि जब ये फिल्म आई एजेंट विनोद, जिसमें कि वैसे ही मतलब 2 गाने फटाफट बनाने थे। एक गाना, ये गाना जो था, इसका कहानी से या स्क्रीन प्ले से कोई लेना देना नहीं था, ये प्रमोशनल नंबर था। तो बोला कि दादा ने कहा कि अब इस पर कुछ करना है, और जो प्रोड्यूसर थे फिल्म के दिनेश विजन, उन्होंने कहा कि वी नीड अ सॉन्ग, यू नो, जस्ट डू समथिंग अबाउट इट। तो मुझे अभी भी याद है कि ना 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 दा तररा ता तरा ता 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 तरा ता तरा दा ता तरा ता ता प्यार पुंगी बजाकर तर पुंगी बजाकर, ये साउंड मुझे बहुत अच्छा लगा। आया कहाँ से ये पुंगी? आया कहाँ से? जो मेरा सोर्स मटेरियल है, द लैंग्वेज वी स्पीक। बम्बई शहर में ये बहुत एक प्रचलित कॉनोटेशन है। अरे भाई वो बंदा मेरी नई गाड़ी में शोरूम से लेके आया, टेस्ट ड्राइव पे लेके गया, ठोक दी, पुंगी बजा दी मेरी गाड़ी की। तो ये है, तो उसका साउंड दिमाग में बैठा हुआ था, वो यहाँ पे बैठ गया। तब वो पुंगी बजा करके आसपास बाकी का ख्याल बना। अब उस 2 लाइन के ख्याल के आसपास पूरा मुखड़ा बना। तो बहुत से ऐसे गीत बन जाते हैं। और हाउ टू मेक, एक लाइन में ऐसे भी कह सकता हूँ, लेकिन उसको अगर मैं ये वर्ड डालूँ और इस तरह से कहूँ तो वो सुनने में और कैची लग रहा है, गाने में कैची लग रहा है। बिकॉज एज लॉन्ग एज आई एन्जॉय सिंगिंग इट, मैं उसको एन्जॉय करता हूँ। सो बहुत से, और मैंने हमेशा से एक आदत रही है कि जो चीज़ें मुझे बचपन से बहुत अमेज करती थी, बहुत पसंद थी, मुझे मौका मिलता था उनको गानों में डाल देता हूँ। मैंने गाने में सुराही भी डाली है, मैंने गाने में हेलीकॉप्टर भी डाला है, मैंने गाने में नेल कटर भी डाला है। ये सब आपको पसंद है? हाँ, मतलब चलिए नेल कटर शायद उतना पसंद नहीं, लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत पसंद था बचपन से, सुराही बहुत पसंद थी। तो अभी ये जवानी है दीवानी में गाना है कबीरा, तो टूटी चारपाई वही, मिट्टी की सुराही रास्ता देखे। अब इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, सॉरी आपका वक्त ले रहा हूँ थोड़ा मैं। तो कि फिल्म लुटेरा आई थी, लुटेरा में एक गीत है जो मैंने ही गाया है, वो है अनकही, एक गाना है। तो उसमें है, क्या कभी सवेरा लाता है अंधेरा, तो व्हाट हैड ओरिजिनली रिटन वाज, टूटी सुराही देती है गवाही। लेकिन विक्रम मोटवानी जो फिल्म के डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि वो सुराही थोड़ा
मुझे पसंद नहीं आ रहा था, इसको तुम कुछ कर सकते हो। तो मैंने कहा कि अच्छा सुराही मैंने इतने प्यार से डाला, ये इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैंने उसको सूखी स्याही कर दिया। लेकिन उसी वक्त पैरेलली ये जवानी दीवानी में कबीरा चल रहा था, तो मैंने सुराही वहाँ डाल दी। मतलब तो अरमान पूरा हो अरमान पूरा हो गया कि सुराही को मैंने बेकार नहीं जाने दिया। और ऐसे ही एक गाना है, वो भी काफ़ी मतलब थोड़ा सा क्रिटिसाइज सॉन्ग है, सेकंड हैंड जवानी एक गाना, तो उसमें मैंने आई हेलीकॉप्टर पे चढ़ के मेरी जवानी कूदी पैराशूट बिना करके मनमानी, तो हेलीकॉप्टर भी डाला है। सो मतलब कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन कि मुझे साउंड्स, लव्स, उनके साउंड बहुत अच्छे लगते हैं कि भाई ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको मैं कहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो कई बार दैट बिकम्स द प्रिकर्सर, जिससे कि पूरा एक गीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। और कई बार थॉट के हिसाब से जो अच्छा लगा वो डाल देते हैं। आपने डिस्प्यूटेड कहा, तो मैं भी एक डिस्प्यूटेड गाने का जिक्र करूंगा। हालांकि उस डिस्प्यूट, तो ये कब्र मैंने खुद ही खोद दी। हाँ, इस डिस्प्यूट के ऊपर संवार लूं ने सारा, जिसे कहते हैं कि सारे पाप भरपाई कर दी। वो था वो डीके बोस। जी, डीके बोस। तो डीके बोस में ऐसी शरारत करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी कि वो ओवरटली एक अश्लील गाने की तरह आपने उसको देखिए बना ही डाला? जी, अब इरफान साहब क्या है, डीके बोस जो गीत है, अब उसका जो पूरा मतलब ऑल द गन्स वो हैव बीन पॉइंटेड एट मी। जबकि डीके बोस की कहानी ये है कि भाग डीके बोस जो लाइन है, ये लाइन फिल्म के जो लेखक हैं अक्षत वर्मा, ये आइडिया उनका था कि भाई एक जोक है हमने जो बचपन से सुना हुआ है डीके बोस का, तो उन्होंने ये आइडिया एक छोड़ा हुआ था म्यूज़िक कंपोजर राम संपत के साथ कि भाग डीके बोस, इस पे हम एक गाना बनाएंगे। तो मैं व्हेन आई केम ऑन बोर्ड, इस गाने का ढांचा भाग भाग डीके बोस बना हुआ था। मैंने वो जो डैडी मुझसे बोला तो गलती है मेरी, तुझ पे जिंदगानी गिल्टी है मेरी, साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग। हाँ, तो ये बाकी के जो उस पे जो उसको जो लिबास पहना है वो मैंने पहना है। लेकिन जाहिर है क्योंकि भाई गीत मेरे नाम में है तो वो मुझे ही झेलना पड़ता है। सो इस पर इरफान साहब अपनी सफाई में इतना ही कहूँगा कि देखिए मैं मानता हूँ कि सारे इमोशंस हैं। जैसे विरह एक इमोशन है, ठीक है, मोहब्बत एक इमोशन है, दिल टूटा वो एक इमोशन है, दोस्ती एक जज्बा है, माँ बाप के लिए प्रेम एक जज्बा है, बहन के लिए, देश के लिए भावना एक जज्बा है। तो हर जज्बे पे गीत लिखे जाते हैं, सब जज्बात पे। वैसे ही शरारत, वर्ड प्ले, ये भी एक ह्यूमर, ये भी एक एक कैटेगरी है। तो ये गीत उसमें जाता है। तो मेरे हिसाब से कि कहीं ना कहीं की एक मजाक के तौर पे, क्योंकि ऑन पेपर तो देखिए हमने क्या है भाग डीके बोस, अब वो सुनने वाले के जहन में कुछ और गूंज रहा है। तो आई फील इट्स अ स्मार्ट वर्ड प्ले, तो वो शरारत बोल के छोड़ दिया जाए बस। तो ठीक है, मतलब ये कि ये मेरा मन था कि आपसे पूछें, तो मैंने पूछा। तो अमिताभ जी, बातों का ये सिलसिला करीब करीब अपने समापन पर आ पहुंचा है। बातचीत ख़त्म करें उससे पहले हम चाहेंगे कि एक गाना जो कि आप गाना चाहते हैं हमारे लिए ज़रूर गाइए। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिखा हुआ हो या आज का गाना हो, वो कहीं से भी आ सकता है, जिसको गा के आपको मज़ा आए। अच्छा, वो आप हमारे लिए गाइए। ज़रूर। एक गीत इरफान साहब मैं ज़रूर इस मौके पे आपको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि ये गीत शायद ज़्यादा सामने नहीं आया। अभी पिछले साल एक फिल्म आई थी 3, सुजय घोष प्रोडक्शंस का, रिबू दासगुप्ता उसके निर्देशक थे और कंपोजर थे क्लिंटन सेरेजो। तो उसमें मेरा कंपोजर कौन थे? क्लिंटन सेरेजो। सो उसमें मेरा लिखा हुआ एक गीत बच्चन साहब ने गाया। तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेरा जन्म 1976 में हुआ और मेरा नाम बच्चन साहब के नाम के ऊपर रखा गया। तो लाइफ केम अ फुल सर्कल फॉर मी। तो वो गीत मुझे बेहद पसंद है और वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। हाँ जी, आप सुनाइए। जलता रंग सी हंसी तेरी सुनाई दे आज भी, खुशबू तेरी रह गई तेरे जाने के बाद भी, घर का वो कोना तेरा सूना बिछौना तेरा, तेरी गैर मौजूदगी में भी लगे होना तेरा, क्यों रे कर गया तन्हा मुझे ऐसे, क्यों रे कांच के लम्हों के रह गए चूरे।
तेरी चीजें अब भी वैसे ही रखता हूँ, बैठा सन्नाटे में उनको तकता हूँ, जब लौटेगी तब तक रास्ता देखूंगा, इसके अलावा कर भी क्या सकता हूँ। उंगली से मुझको फिर से सुलझाने देना अपने गुच्छे घुंघरैले बालों के भूरे, क्यों रे क्यों रे कर गया तन्हा मुझे ऐसे, क्यों रे कांच के लम्हों के रह गए चूरे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। अमिताभ जी, हमारी तरफ से तो बातचीत तो ख़त्म होने को है जी। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते थे और उससे जुड़ा कोई सवाल मैंने नहीं पूछा, तो ये मौका है कि जब आप कह सकते हैं आखिर में। इनफैक्ट आपने पूछा था, उस वक्त मुझे ध्यान नहीं आया कि जो आपने जिक्र किया कि कई बार होता है कि कोई चीज़ हम लिखते हैं लेकिन वो जो एंड प्रोडक्ट पहुंचता है वो दूसरों की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए उसको आप मॉडिफाई कर देते हैं। तो एक मेरा पॉपुलर गीत है, होली पे बहुत बजता है बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो उसके जो ओरिजिनल जो 2 लाइन हैं वो थे कि जो मैंने लिखे थे, जो मेरी इच्छा थी कि मैं रखूं, पर बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो बोले रे ज़माना ख़राबी हो गई, मेरे अंग राजा जो तेरा रंग लागा तो ब्रिज की ये कन्या नवाबी हो गई। ये ओरिजिनल था, लेकिन मुझे पसंद था, लेकिन ये हुआ कि वही ये जिस क्राउड के लिए, द यंगर ऑडियंस, उनके लिए है, तो उनके लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो या इसमें कुछ एक आध चीज़ ऐसे डाल दो कि वो उस यूथ फ्रेंडली बन जाए वो। तो उसको तब मॉडिफाई करके कि बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई, जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। तो जो फाइनल प्रोडक्ट जो लोगों के सामने आया वो ये हुआ, लेकिन कहीं कोशिश मेरी शायद शुरू ये थी कि वो और थोड़ा सा होली के सेंटिमेंट्स और हमारे ओल्ड वर्ल्ड चाम में रहे। तो ये मुझे भी याद आया तो मैंने सोचा हाँ, तो खैर करिए, चूंकि एक कोलैबोरेटिव आर्ट है इसलिए बहुत सारी चीज़ों का भी ध्यान में रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों पड़ता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला और इतनी सारी बातें और तमाम ऐसी दिल की बातें जो आप शायद हमसे कहना चाहते थे और हम भी सुनना चाहते थे, वो सारी बातें हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, मैं तो हमेशा से आपका प्रोग्राम बहुत देखता हूँ, मुझे बेहद पसंद है और मैं इस इंतज़ार में था कि मेरा कब मौका है, मुझे शो पे आऊँ आपसे। मैंने तो जब से आपका वो संवार लूँ गाना सुना, मैं तो दीवाना हो गया था कि मतलब कैसे आप। अरे देखिए, तो आपने जिक्र किया, मैं असली बात तो आपको बताई नहीं, मुझे तो फिर आपको संवारलू का ओरिजिनल वर्जन सुनाना पड़ेगा। अच्छा, उसमें क्या है? उसमें क्या हुआ था कि संवारलू जो ये जो सिर्फ फ्रेज़ है, वो फ्रेज़ अमित जब कंपोज कर रहा था तो उसी का था, संवारलू, ये अमित ने ही बनाया था। और मैं जब गीत को लिख रहा था तो मेरा अप्रोच थोड़ा अलग था और फिल्म बंगाल के बैकड्रॉप में, हालांकि विक्रम ने कहा था कि भाई क्योंकि बंगाल का बैकड्रॉप है तो हर गीत को आप कॉन्शियसली बंगला लिरिक्स ना दें उसमें आप, तो लेकिन मैंने इसमें ओरिजिनली कुछ बंगला लाइन्स लिखी थी। तो तब मेरा ड्राफ्ट था कि हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए, तो चल पड़ा लो दिल भी हंस की ये चाल जरा, करम जला है उस पे पूछे ये सवाल जरा, मोरी मोरी कीजे कोरी, मोरी मोरी कीजे कोरी, ये मेरा ओरिजिनल लिरिक्स था। तो अमित को बहुत पसंद आया, लेकिन विक्रम और अनुराग, विकास जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने बहुत अजीब बात कही इसके बदले में कि उनको मोरी मोरी सुन के बंगालियों का मूड़ी याद आया उनको कि यार ये तो मूड़ी मूड़ी वो फास्ट फूड का वो फील आ रहा था। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं, मैंने इतना खूबसूरत एक्सप्रेशन लिखा है, लेकिन वो रिएक्शन ऐसा था कि मैंने कहा नहीं अब तो इसको बदलना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा अमित आई विल गो विद योर थॉट, तो क्रॉस ऑनवर्ड उसके थॉट को मॉडिफाई करते हुए मैंने सवालों से जोड़ दिया। हाँ, तो आपको ये गाना लेकिन आप फिर ये शिकायत नहीं करेंगे कि दोनों की खूबसूरती अपनी जगह पर है। दोनों की खूबसूरती अपनी जगह है। मुझे अपना ओरिजिनल जो थॉट है वो ज़्यादा पसंद था, लेकिन हाँ सवालों भी अच्छा है और बढ़िया लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे गुफ्तगू में आज आपके पसंदीदा गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम
कि इस एपिसोड के बारे में, तो हमें लिखिएगा ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी तुझे बिन जाने बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया तुझे बिन जाने बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी